नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार। तकरीबन रोज की तरह आज भी एक चर्चित मुद्दे को लेकर आपके सामने हूं। उसके तथ्यों पर कुछ बात करेंगे, कोशिश करेंगे उसका कुछ विश्लेषण हो, और हो सकता है कि उस पर मेरे विचार जो हैं वो भी इस बातचीत के दौरान सामने आएं। ये मुद्दा अभी तक के हमारे तमाम मुद्दों से सबसे गंभीर है, सबसे तकलीफदेह है और अमानवीय है। सबसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है और देश के कुछ विशेषज्ञ अस्पतालों से राय मांगी है कि मौत की सजा देने का सबसे मानवीय तरीका कौन हो सकता है। हालत यह है कि जो सबसे अमानवीय सजा है उस पर अमल करने के लिए मानवीय तरीका क्या हो सकता है, इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। इस पर एम्स से और दूसरे अस्पतालों से वो तरकीबें मांगी गई हैं कि कैसे किसी को मौत की सजा दी जाए जो कि फांसी के मुकाबले कम तकलीफदेह हो। केंद्र सरकार से भी राय मांगी गई है कि दुनिया के अलग अलग देशों में किसी कैदी को मौत की सजा देने के लिए, उसे मार डालने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश खुद इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं और उनके नाम से ही यह बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कई तरह के सवाल सामने रखे हैं। अब एक सवाल तो यह उठता है कि जब दुनिया के 111 देशों ने मौत की सजा खत्म कर दी है, 53 देशों में अभी यह जारी है, इसके बाद भी हिंदुस्तान जैसा एक लोकतंत्र जो अपने आप को एक विकसित लोकतंत्र कहता है, जो अपनी एक संस्कृति पर गौरव करता है, वहां पर आज इस बात पर चर्चा बिल्कुल नहीं हो रही है कि मौत की सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आज चर्चा इस बात पर हो रही है कि मौत की सजा किस तरह से दी जाए ताकि कैदी को कम से कम तकलीफ हो। लोगों को याद होगा कि भारत में पशु प्रताड़ना को लेकर भी एक कानून चले आ रहा है लंबे समय से, जिसके तहत ये माना जाता है कि अगर किसी जानवर को भी काटना है तो भी उसे बेहतर स्थितियों में रखना चाहिए, उसे इस तरह से काटना चाहिए कि उसको तकलीफ कम से कम हो। जो लोग मोटरसाइकिलों और साइकिलों पे मुर्गे मुर्गी को टांग कर ले जाते हैं, उसके खिलाफ भी उनको सजा देने का प्रावधान है। तो ये बात केवल फांसी की सजा पाए हुए कैदी के लिए नहीं है, यह बात तो हिंदुस्तान में सभी के लिए है, जानवरों के लिए भी है। पशु पक्षी की प्रताड़ना जो है उस पर भी सजा का प्रावधान है। तो जब तक फांसी की सजा, मौत की सजा, इसके बारे में एक बुनियादी चर्चा नहीं होती, तब तक मुझको व्यक्तिगत रूप से ये चर्चा बिल्कुल ही बेमायने लगती है कि मौत की सजा किस तरह से दिया जाए, उसको कैसे मारा जाए। इस बारे में मैं आज जो बात कर रहा हूं, इसके पीछे मेरा खुद का थोड़ा सा इतिहास है, मैं उसको बतलाना चाहूंगा। मैंने 1976 में अखबार नवीसी शुरू की और 1978 में जब 2 बरस हुए थे मुझको काम करते हुए, तब छत्तीसगढ़ की रायपुर जेल में एक कैदी को फांसी होने वाली थी। मैंने किसी तरह से एक रास्ता निकाला था और फांसी के पहले हफ्ते भर मैं उस कैदी से रोज उसके कमरे में जाकर, कोठरी में जाकर उससे घंटों बात करता था। अब जेल के नियम अलग रहे, मैंने किसी तरह से ये रास्ता निकाला था। उसके बाद उस वक्त के जेल मंत्री, जनता पार्टी की सरकार थी, पवन दीवान जैसे संत कवि जेल मंत्री थे, उनसे एक इजाजत लेकर मैंने जेल में हुई उस फांसी को रात भर जाग कर देखा और अगली सुबह नींद पूरी करने के बजाय पहले उस रिपोर्ट को लिखा। वो रिपोर्ट फांसी का आंखों देखा हाल था। तो फांसी पे उसको चढ़ाने के पहले, फंदे पर लटकाने के पहले जिस तरीके से घंटों उसकी तैयारी की गई, उसका भी वो आंखों देखा हाल था। बैजू नाम के उस कैदी से मेरी जो अलग से बातचीत होती थी,
उसका भी कुछ जिक्र था। और फांसी के फंदे पे उसको लटकाने के बाद जिस तरह से 20-22 मिनट तक उसकी धड़कन चल रही थी, थोड़ी थोड़ी देर में डॉक्टर जाकर जांच कर रहे थे उसकी कि उसकी धड़कन चलना बंद हुआ है या नहीं, इसका भी उसमें जिक्र था। तो ये मेरा देखा हुआ है और मेडिकल साइंस का ये लिखा हुआ है कि किसी कैदी को जब फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है तो उसके शरीर के वजन से ही उसकी स्पाइनल कॉर्ड टूट जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी का गर्दन वाला जो हिस्सा है वो टूट जाता है, उसके ब्रेन का बाकी बदन से रिश्ता टूट जाता है, संपर्क टूट जाता है। तो एक किस्म से उस दर्द के एक पल के एहसास के बाद उस कैदी को दर्द का एहसास नहीं रहता। उसका बदन रस्सी पर टंगे रहता है, फंदे पर टंगे रहता है, लेकिन उसको दर्द का एहसास नहीं रहता। वो एक किस्म से ब्रेन डेड सा हो जाता है, जिसका हार्ट चल रहा है, दिल की धड़कन जब बंद होती है तब डॉक्टर सर्टिफाई करते हैं और उसको उतारा जाता है। मैंने इसको बड़े करीब से देखा और पूरा जेल का वो अहाता सुबह 5-6 बजे के करीब जब ये फांसी दी गई थी, पूरा चारों तरफ से शांत था, बिना किसी शोरगुल के था। तो जब उसको कैदी को इशारा किया गया, उसने एक लीवर खींचा और जिसको फांसी देनी थी उसका बदन जो दिख रहा था हमको, उसके पांव के नीचे से लोहे का चबूतरा हटा और वो टंग गया। तो उसका बदन दिखना बंद हो गया एक पल में। उस एक पल में उसके बदन का उसके दिमाग से रिश्ता टूट गया और एक हल्की सी आवाज एक पल के लिए आई, हक, ऐसी आवाज जैसा कि उसके मुंह से शायद निकली हो उस समय। बस एक हल्की सी आवाज, कोई शब्द भी नहीं था पूरा। तो जो मेरा देखा हुआ है, मैंने उस वक्त जेल के डॉक्टर से जो बात की थी और थोड़ा बहुत जो पढ़ा हुआ है, उसके मुताबिक फांसी देकर किसी कैदी को मारना कोई बहुत अमानवीय और बहुत तकलीफदेह नहीं है, अगर आपने ये ठान ही लिया है कि उसको मारना है। इस मौके पर यह बुनियादी सवाल उठता है कि क्या हिंदुस्तान जैसे देश में, जहां पर जांच कमजोर रहती है, सबूतों को दर्ज करना कमजोर रहता है, जहां पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां अपने भारी भरकम भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती हैं, जहां पे अदालतों में न्याय का पूरा सिलसिला लोग कहते हैं कि बहुत बुरी तरह भ्रष्ट रहता है, जहां पर गवाह, झूठे गवाह खड़े किए बिना अदालत के कटघरे में सच भी खड़ा नहीं हो पाता है, ऐसा जानकार लोगों का मानना है कि सच को भी अगर अदालती कटघरे में खड़ा होकर ये कहना है कि वो सच है, तो उसको भी झूठ के, कलफ की, भाड़े के, किराए के गवाहों की जरूरत पड़ती है। तो जो देश ऐसा है, जिस देश में गरीब, जिस देश में अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, इन लोगों के साथ इंसाफ की बहुत कम गुंजाइश रहती है, जहां पे हिंदुस्तान की जेलों में इन तबकों के लोग लंबे समय तक कैद रहते हैं, इनको जमानत नसीब नहीं होती है, सजा पाने वाले लोगों में इनका अनुपातहीन ज्यादा हिस्सा है। जिस तरह से अमेरिका में काले लोग अनुपातहीन अधिक हैं सजा पाने वालों में, और वहां के 50 में से 36 राज्यों में मौत की सजा खत्म कर दी गई है। और अमेरिकी वकीलों के संगठन, मानवाधिकार संगठन इतने मजबूत हैं और इतने समर्पित तरीके से काम करते हैं कि मौत की सजा पाए हुए कैदी को बरसों तक वो अदालती लड़ाई लड़कर बचाते रहते हैं, आखिरी पल तक अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट तक जाकर वहां पिटीशन फाइल करते रहते हैं। हिंदुस्तान में अगर आपने कभी सुना हो कि वकीलों का कोई ऐसा संगठन है, मजबूत संगठन, जो कि अल्पसंख्यकों के लिए, आदिवासियों और दलितों के लिए इस तरह से काम करता हो, तो आप याद करके देखिए। मुझको तो याद नहीं पड़ता है, जबकि मैं रात दिन खबरों के बीच रहता हूं। तो मेरा ये सोचना है कि इस हिंदुस्तान में, जहां एक ईमानदार इंसाफ की गुंजाइश बहुत ही कम है, इंसाफ एक पूरी प्रक्रिया है
जो जांच एजेंसी और पुलिस से शुरू होकर, गवाह और सबूत से होकर और फोरेंसिक लैब से निकलकर अदालती कटघरे तक पहुंचती है, और फिर वहां पर दो पक्षों के वकील रहते हैं, एक जज रहते हैं, और लोगों का तजुर्बा यह है कि ये पूरा का पूरा सिलसिला अपने बहुत सारे हिस्सों में बहुत भ्रष्ट रहता है। तो क्या गरीब यहां पर किसी इंसाफ की उम्मीद कर सकता है? आप एक बात सोच कर देखिएगा, फांसी की सजा वाले जितने मामले आपको सुनाई पड़ते हैं, इनमें से अधिकतर मामले आपको ऐसे सुनाई पड़ेंगे जिसमें सजा पाने वाले लोग गरीब हैं, अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं या आदिवासी हैं। इन्हीं तबकों को मौत की सजा होती है। तो हिंदुस्तान को फांसी देने के तरीके, मौत की सजा देने के तरीके, एक पल के दर्द को कम करने के तरीके ढूंढने के बजाय इस बात पर बहस करनी चाहिए कि मौत की सजा को देना कैसे बंद किया जाए। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि इसके पहले ऐसी जनहित याचिकाएं लगी हैं और हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट आखिरी फैसला दे चुकी है। सरकार मौत की सजा को बंद करने के खिलाफ है, क्योंकि मौत की सजा एक लुभावना चुनावी नारा रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ बरस पहले गैंग रेप के मुजरिमों को, बच्चों के साथ रेप के मुजरिमों को, उनको भी मौत की सजा देने का एक कानून जोड़ा गया है। तो मौत की सजा कहीं कम नहीं हो रही है, मौत की सजा को और बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सरकारें जहां कम सजा देने की अपनी जिम्मेदारी आसानी से पूरी नहीं कर पा रही हैं, वहां पर वो मौत की सजा देकर एक किस्म का मानसिक मुआवजा जनता को देती हैं कि देखिए हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं कि हमने मुजरिम को फांसी चढ़ा दिया। आज देश में जरूरत इस जागरूकता की है कि मौत की सजा को कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि इस बात की बहुत गुंजाइश है कि एक बेकसूर को फांसी हो जाए। अभी कुछ दिन पहले ही हमने इस बात को लिखा था कि जापान में किस तरह 85 या 87 साल के एक कैदी को 55 या 57 बरस पहले हुए एक हत्या के मामले में मौत की सजा मिली थी और वो मामला अदालतों में चलते रहा। अब जाकर मौत की सजा मिलने के 55 या 57 बरस बाद जाकर जापान की अदालत ने उस मामले की दोबारा सुनवाई चालू की है, क्योंकि अदालत ने यह माना कि जिन डीएनए सबूतों के आधार पर उसको सजा दी गई थी, वो डीएनए सबूत शायद अब विश्वसनीय नहीं रह गए हैं, नई डीएनए टेक्निक आ गई है। एक ऐसा ही दूसरा मामला मुझको याद पड़ रहा है, ब्रिटेन में स्कॉटलैंड यार्ड, जो कि दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पुलिस मानी जाती है, उसने किसी कैदी को सजा दिलाई थी, मौत की सजा हुई थी उसको। उस सजा मिलने के बाद उसको मौत दे देने के बाद 50 या उससे ज्यादा बरस के बाद में अब जाके नए सबूतों से पता लगा कि वो बेकसूर था। तो हिंदुस्तान जैसे लापरवाह, भ्रष्ट, दुष्ट न्याय प्रणाली वाले देश में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि किसी को मौत की सजा सुनाई जाए, क्योंकि हो सकता है 10, 20, 25 बरस बाद जाके हमको पता लगे कि एक बेकसूर को फांसी पर टांग दिया गया। अब इस बात से क्या फर्क पड़ रहा है कि मौत के पहले के 2-3 मिनट वो गरिमामय तरीके से जिए या न जिए। एक कैदी की गरिमा इंसान के रूप में पूरे मुकदमे के चलते जीरो रहती है। इस देश में गरीब की कोई गरिमा नहीं है, अल्पसंख्यक, आदिवासी, दलित तबके की कोई गरिमा नहीं है, और इन तबके के कैदियों को मौत की सजा देने के पहले उनकी गरिमा पर जो चर्चा की जा रही है कि गरिमामय तरीके से मौत देना चाहिए, ये एक फिजूल की, बुद्धिजीवियों की मशक्कत है जिसका आम जनता की हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। इस देश की संसद को, सरकार को, जनता को और सुप्रीम कोर्ट को अगर बात करना है तो उनको ये बात करना चाहिए कि मौत की सजा को खत्म कैसे किया जाए। ये अध्ययन करना चाहिए कि हिंदुस्तान में आज तक मौत की सजा पाने वाले लोगों में किस किस तबके के कितने लोग थे। क्या हिंदुस्तान में कभी किसी पैसे वाले, ताकतवर, सांसद, विधायक, बहुत बड़े अफसर, किसी जज, किसी को आज तक मौत की सजा हुई है?
तो इस तरह की बात इस देश में करना निहायत फिजूल है कि एक कैदी को गरिमामय तरीके से मौत पाने का हक है। मेरा यह मानना है कि इस लोकतंत्र में किसी भी कैदी को मौत की सजा देने का सरकार को, कोर्ट को हक नहीं है, क्योंकि इनकी क्षमता उतनी नहीं है कि ये ईमानदारी से इंसाफ कर सकें। आप भी इस बारे में सोचें। हम लोग कल किसी और मुद्दे को लेकर फिर बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन आप इस बारे में सोचिए जरूर। तब तक के लिए नमस्कार।